भूतापीय ऊर्जा या भू-ऊष्मीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर दबी हुई ऊष्मा अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर गहराई तक यह ऊर्जा उपलब्ध होती है। यह ऊष्मा ऊर्जा पृथ्वी की कोर से उभरकर चट्टानों और दरारों के माध्यम से होकर पृथ्वी के भूपटल तक आती है। भू-ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों का वार्षिक लोड फैक्टर 85 से 90% तक होता है, जबकि जीवाश्म ईंधन संयंत्र का 45 से 50% तक होता है। जीवाश्म ईंधन संयंत्रों की दक्षता 35 से 40% की तुलना में भू-ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों की दक्षता 15% होती है। विंड एनर्जी। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है: अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए, ग्रामीण व शहरी उपभोग हेतु, अन्न की पिसाई के लिए। एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी: यह साफ और वायु प्रदूषण रहित है, कम लागत होती है इसमें, परिवहन की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा का भंडार असीम है, दूरवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित है, इसको समुद्री तट या दूर लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज: पवन ऊर्जा निरंतर सप्लाई का स्रोत नहीं है, क्योंकि पवन के बहाने पर ही ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हमेशा उपलब्ध नहीं होती, घनी आबादी के लिए असुरक्षित है, इसका उपयोग पहाड़ी, सुनसान और समुद्री तट पर ही किया जाता है। अब देखिए पवन ऊर्जा का सिद्धांत। पवन के द्वारा गतिज ऊर्जा टरबाइन ब्लेड को घुमाकर जेनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब देखिए गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा के वेग वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पे पावर बराबर होता है 1/2 गुणे ईटा गुणे के गुणे ए गुणे पी गुणे वी स्क्वायर। 1/2 गुणे ईटा गुणे के गुणे ए गुणे पी गुणे वी स्क्वायर। यानी यहाँ पर ईटा यहाँ पर ब्लेड की दक्षता है कि कन्वर्जन फैक्टर है, ये जो है ब्लेड का क्षेत्रफल है, डी हवा का घनत्व है, भी पवन वेग है। विंड एनर्जी पैटर्न फैक्टर: यह गति वितरण की शक्ति और टरबाइन ब्लेड की औसतन गति का अनुपात होता है, जो कि अधिकतर 2 से 5 होता है। ईपीएफ बराबर गति वितरण की शक्ति बटा के औसतन गति की शक्ति। अब देखिए फील्ड मॉड्यूलेटेड जनरेटर यह विशेष प्रकार का स्थिर फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है, लेकिन गति अस्थिर होती है। पवन की शक्ति: पवन ऊर्जा के लिए अधिक पवन की आवश्यकता होती है। इसके लिए 20 से 25 किलोमीटर पर आवर पवन गति चाहिए। देखिए औसतन पवन गति निरूपण 15 तक किलोमीटर पर आवर में 15 तक अच्छा नहीं है, 18 कमज़ोर है, और 22 सीधी रहेगा तो मध्य मीडियम रहेगा, 25 रहेगा तो अच्छा रहेगा, 29 रहेगा तो उत्तम रहेगा। अब देखिए पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन: विंड मिल, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, विंड टरबाइन, नेशनल ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी टू होम। तीव्र गति से बहता हुआ पवन अति शक्तिशाली होता है। पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए पवन चक्की को खुले हुए वायुमंडल में एक उच्च स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित किया जाता है। इसके लिए पवन चक्की को खुले हुए वायुमंडल में एक उच्च स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित किया जाता है। इस पवन चक्की की लंबी शाफ्ट से एक विद्युत जनित्र गियर्ड रहता है। गियर्ड पवन चक्की की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग बैटरी आवेशन, खेती तथा घरेलू कार्यों में होता है। उपलब्ध पवन ऊर्जा रोटर के व्यास के समानुपाती होती है। पवन ऊर्जा वायु घनत्व के समानुपाती होती है। वर्टिकल एक्सिस विंड मिल की संरचना हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल से सरल होती है। पवन चक्की 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल टाइप, रोटर हब ब्लेड, कंट्रोल टावर, 2 ग्रिड बैलेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फाउंडेशन। लंब अक्षीय प्रकार वर्टिकल एक्सिस टाइप,
गाइस, वर्टिकल शाफ्ट जनरेटर, एरोफॉयल ब्लेड्स। देखिए सोलर सेल, सनलाइट, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉन फ्लो, होल फ्लो, एन टाइप मटेरियल, पी एन जंक्शन, पी टाइप मटेरियल। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर सेल को सोलर फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं। सोलर सेल की संरचना इस प्रकार की जाती है कि सूर्य की किरणें उसकी सतह पर सीधे आपतित हो। अधिक धारा उत्पन्न करने हेतु सोलर सेल की सतह का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव पर कार्य करती है, जिसके अनुसार जब सौर ऊर्जा किसी निश्चित पदार्थ से टकराती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें प्रयुक्त सिलिकॉन अर्धचालकों पीएन संधि पर जब सौर ऊर्जा पड़ती है तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित फोटॉन को अवशोषित कर लेती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र के पी क्षेत्र की ओर बहने लगते हैं तथा पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर बहने लगते हैं। परिणामतः यह डिफ्यूजन एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो कि एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर लगता है। अब देखिए, मुक्त आवेशों के उत्पन्न होने के कारण पीएन संधि के इलेक्ट्रोडों से जुड़े परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रभाव को फोटोवोल्टेइक प्रभाव कहते हैं। सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम। एनर्जी सोर्स, एनर्जी कन्वर्जन, फिर एनर्जी इन्वर्जन कंडीशनिंग, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, एनर्जी स्टोरेज। सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें सौर ऊर्जा से डीसी धारा उत्पन्न की जाती है तथा इसे बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है और डीसी धारा को एसी धारा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए, सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम के अवयव। सोलर पैनल अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सोलर सेलों का एक समूह बनाते हैं जिसे सोलर पैनल कहते हैं। अब देखिए, सोलर मॉडल। जब विभिन्न सोलर सेलों को अधिकतम डीसी पावर उत्पन्न करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सोलर मॉड्यूल बनता है। लगभग 36 सेलों को श्रेणी में जोड़कर सोलर मॉड्यूल बनाया जाता है। सभी सेलों पर निर्वात युक्त पारदर्शी कवर मजबूती से एक साथ लगाया जाता है। श्रेणी संयोजन से ओवर वोल्टेज की संभावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचने के लिए सभी सेलों के एक क्रॉस बाईपास डायोड जोड़ दिया जाता है। सोलर एर्रे अथवा सोलर जनित सोलर एर्रे और सोलर जनरेटर, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल, एर्रे पैनल। आवश्यकता अनुसार आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सोलर मॉड्यूलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त संरचना सोलर एर्रे या सोलर जनित्र कहलाता है। इन्वर्टर या सोलर सिस्टम द्वारा प्राप्त डीसी इनपुट को एसी आउटपुट में परिवर्तित करता है। ब्लॉकिंग डायोड, फोटोवोल्टेइक परिपथ में धारा के उत्क्रम प्रवाह को रोकने के लिए एक डायोड प्रयुक्त किया जाता है जिसे ब्लॉकिंग डायोड या बाईपास डायोड कहते हैं। चार्ज कंट्रोल सिस्टम वह युक्ति जो बैटरी को अधिक चार्ज या अधिक डिस्चार्ज होने से बचाती है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ऊर्जा संग्राहक युक्ति के रूप में प्रायः बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सोलर कांस्टेंट, पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी होने की स्थिति में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली काली सतह पर प्रति सेकंड लंबवत रूप से आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को सोलर नियतांक कहते हैं। सोलर नियतांक आपतित सौर ऊर्जा बटा के क्षेत्रफल गुणे समय, जूल पर मीटर स्क्वायर। सोलर सेल की दक्षता 18 से 22% होती है। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल का वोल्टेज 0.5 से 1 वोल्ट होता है। सोलर सेल का आउटपुट 1 वाट होता है। सैटेलाइटों के लिए ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होता है। फोटोवोल्टेइक सोलर एनर्जी के लाभ व हानियाँ। इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसीलिए इसकी ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। आसानी से चलाए जा सकते हैं। प्रदूषण रहित, भार की तुलना से अधिक शक्तिशाली होते हैं। डिसएडवांटेज, शुरू में कीमत अधिक होती है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। एप्लीकेशन ऑफ
फोटोवोल्टेइक सेल, टेली कम्युनिकेशन में, डिफेंस के उपकरणों में, इमरजेंसी इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट एरिया में, पानी खींचने के लिए वाटर पंपिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, कैलकुलेटर में, वॉच टाइटिस में, बगीचे को रोशनी गार्डन लाइट में, अलार्म सिस्टम। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेशन फ्रॉम मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, लोड कैथोड वाल, इंसुलेटिंग वाल, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, एनोड वाल, वर्किंग फ्लूइड प्लाज्मा। इस जनरेटर में एक गैस प्रवाह वाहिका होती है जो चारों तरफ तीव्र चुंबकीय क्षेत्र से घिरी रहती है। वाहिका में विद्युत सुचालक धातु की अल्प मात्रा मिश्रित प्राकृतिक अथवा कृत्रिम गर्म गैसें को गुजारा जाता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र से गुजरकर विद्युत उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार के विद्युत उत्पादन केंद्र को चुंबकीय द्रव गतिकी संयंत्र कहते हैं। बायो एनर्जी, बायोगैस से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को बायो ऊर्जा कहते हैं। बायोमास एक नवीन ऊर्जा का स्रोत है जिसे वृक्षों पशुओं से प्राप्त किया जाता है। यह संगठनात्मक पदार्थ है। इसमें सूर्य की ऊर्जा का भंडार होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण फोटो सिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि वृक्ष, पेड़ पौधे, अपक्व सामग्री, रॉ मटेरियल हमेशा प्रकृति में पाए जाते हैं, जिससे बायोमास ईंधन लकड़ी, कूड़ा कचरा और फसल से पैदा किया जा सकता है। जब इनको जलाते हैं उसमें बायोमास में रासायनिक ऊष्मा के रूप में निकलती है जिससे घरों और कारखानों के लिए विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। बायोमास को दूसरे लाभदायक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं जैसे कि मीथेन गैस, जिसको बायोगैस या लैंडफिल गैस या परिवहन गैस ईंधन जैसे कि इथेनॉल या बायोडीजल आदि। देखिए भारत के देहाती इलाकों में 70% से ज़्यादा ऊर्जा की पूर्ति बायोमास ईंधन से ही होती है। बायोमास के लाभ, बायोमास ईंधन के जलाने से सल्फर जैसे प्रदूषण पैदा नहीं होते हैं। जीवाश्म ईंधन के मुकाबले यह वायु को कम प्रदूषित करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं करता है। और डिसएडवांटेज, ऊर्जा का परिवर्तन महंगा पड़ता है, एफिशिएंसी कम होती है, इसको सभी जगह पर लगाया जाना संभव नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्टर, कनेक्टेड लोड, विद्युत प्रदाय पद्धति से जुड़े हुए सभी उपकरणों की क्षमता के योग को संबंध भार कहते हैं। कनेक्टेड लोड, अब देखिए कनेक्टेड लोड यह औसत इनपुट शक्ति और कनेक्टेड लोड के अनुपात के बराबर होती है। अब देखिए कनेक्टेड लोड फैक्टर बराबर होता है औसत इनपुट बटा के कनेक्टेड लोड। यह लोड फैक्टर और भाग गुणक को गुणनफल के तुल्य भी होता है। कनेक्टेड लोड फैक्टर बराबर लोड फैक्टर गुणे के डिमांड फैक्टर। कनेक्टेड लोड फैक्टर बराबर लोड फैक्टर गुणे के डिमांड फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड, वह अधिकतम लोड जो कोई सप्लाई केंद्र से किसी दिए हुए समय में प्रदान करता है, अधिकतम डिमांड कहलाती है। अधिकतम डिमांड स्थापना का आकार मूल्य निश्चित करती है। अब देखिए डिमांड फैक्टर, इलेक्ट्रिक सप्लाई पद्धति पर वास्तविक अधिकतम मांग, मैक्सिमम डिमांड तथा कनेक्टेड लोड के अनुपात को डिमांड फैक्टर कहते हैं। मांग गुणक डिमांड फैक्टर बराबर मैक्सिमम डिमांड बटा के कनेक्टेड लोड। देखिए डिमांड फैक्टर द्वारा शक्ति प्लांट पर आने वाले अधिकतम लोड का अनुमान लगाया जा सकता है जिससे उसकी क्षमता और कीमत ज्ञात की जा सकती है। लोड फैक्टर का मान इकाई से कम होता है। अब देखिए एवरेज लोड, दिए गए समय में उपयोग की गई ऊर्जा को उस समय से विभाजित करने पर औसत भार या औसत मांग ज्ञात की जा सकती है। दैनिक औसत लोड बराबर डेली एवरेज लोड बराबर एक दिन में प्रदान किए गए किलोवाट घंटा बटे के 24। मासिक एवरेज लोड बराबर एक माह में प्रदान किए गए किलोवाट घंटा बटे के 24 गुणे के 30। वार्षिक एवरेज लोड बराबर एक वर्ष में प्रदान किए गए किलोवाट घंटा बटा के 24 गुणे के 365। लोड फैक्टर औसत
एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड के अनुपात को लोड फैक्टर कहते हैं। लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटा के मैक्सिमम लोड। एवरेज लोड सदैव अधिकतम भार से मैक्सिमम लोड से कम होता है, इसलिए लोड फैक्टर का मान सदैव 1 से कम होता है। यदि लोड फैक्टर हाई है तो अधिक किलोवाट घंटा उत्पन्न होंगे और अधिक किलोवाट घंटा उत्पन्न करने पर स्थिर मूल्य ज़्यादा किलोवाट घंटा पर बढ़ जाएंगे, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई ऊर्जा किलोवाट घंटा मूल्य घट जाएगा, जिससे उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा सस्ती मिलेगी। अब देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर। किसी अवधि में विभिन्न उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग के योग और विद्युत केंद्र की अधिकतम मांग के अनुपात को डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है अलग अलग विद्युत लोडों की अधिकतम मांग बटा के विद्युत केंद्र की अधिकतम डिमांड। देखो डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 77 इकाई से अधिक होता है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड गुणे के लोड फैक्टर बटा के कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है प्लांट की एवरेज डिमांड बटा के प्लांट की मैक्सिमम संस्थापित कैपेसिटी क्षमता। अब देखिए प्लांट गुणक प्लांट फैक्टर। औसत और निर्धारित क्षमता के अनुपात को प्लांट फैक्टर बोलते हैं। एवरेज और निर्धारित क्षमता के अनुपात को प्लांट फैक्टर कहते हैं। प्लांट यूज फैक्टर। अधिकतम मांग और निर्धारित क्षमता के अनुपात को प्लांट उपयोग फैक्टर बोलते हैं। क्षमता गुणक बराबर प्लांट की अधिकतम मांग बटा के प्लांट की निर्धारित क्षमता। प्लांट रिवर्स कैपेसिटी बराबर होता है प्लांट क्षमता माइनस अधिकतम मांग। प्लांट रिवर्स कैपेसिटी बराबर प्लांट की क्षमता माइनस अधिकतम मांग। ताप शक्ति संयंत्र रैंकाइन चक्र पर आधारित होता है। फिर ही ताप शक्ति संयंत्र में पट्टा कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग संयंत्रों में अधिक मात्रा में कोयला को ढोने में किया जाता है। अब देखिए ताप शक्ति संयंत्र में अतितापक का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क करना तथा संतृप्त तापमान से पर्याप्त उच्च स्तर तक भाप के तापमान में वृद्धि करना। ताप शक्ति संयंत्र में इकोनोमाइजर का कार्य फीड वाटर को बॉयलर में भेजने से पूर्व गर्म करना है। एमएचडी जनरेटर से निकास लगभग 2200 अंश सेल्सियस के तापमान पर होता है। एमएचडी जनरेटर का चालक द्रवीय धातु या गैस होता है। एमएचडी जनरेटर की दक्षता 48 से 53% तक होती है। एमएचडी जनरेटर में धात्विक आर्मेचर क्रूड तथा चालकों की आवश्यकता नहीं होती है। एमएचडी जनरेटर द्वारा केवल शुद्ध डीसी का उत्पादन किया जा सकता है। एमएचडी जनरेटर 25 से 30 मेगावाट तक के आकार में उपलब्ध होता है। एमएचडी जनरेटर में प्रयुक्त चालक पदार्थ को सीडिंग मटेरियल कहते हैं। ताप शक्ति संयंत्र में इकोनोमाइजर के प्रयोग से संयंत्र की उसमें दक्षता 10 से 15% तक बढ़ जाती है। इकोनोमाइजर के प्रयोग से बॉयलर का जीवन काल बढ़ जाता है। देखिए आजकल 294 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तथा 550 अंश सेल्सियस अति संतृप्त तापमान भाप वाले शक्ति संयंत्र उपलब्ध हैं। एक ताप शक्ति संयंत्र में रैंकाइन चक्र की दक्षता 30 से 45% के रेंज में होती है। ताप शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता बॉयलर दक्षता, टरबाइन दक्षता तथा जनरेटर की दक्षता के गुणनफल के बराबर होता है। ताप शक्ति संयंत्र में प्रयोग किए जाने वाले कोयले में सबसे अधिक कैलोरी मान एंथ्रासाइट का होता है। भारत में कोयले का औसत राख कंटेंट 20% होता है। ताप शक्ति संयंत्र में सहायक युक्तियों में शक्ति व्यय संपूर्ण शक्ति उत्पादन का 2 से 5% होता है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर 218 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब और 540 अंश सेल्सियस ताप से ऊपर प्रचलित होते हैं। बॉयलर खोल इस्पात
चद्दरों द्वारा निर्मित बेलनाकार आकृति का होता है। बॉयलर में अग्निशः ईंटों की चिनाई को बॉयलर सेटिंग कहते हैं। आधुनिक बॉयलर की दक्षता 85 से 90% तक होती है। अतितापक सुपर हीटर का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क करना तथा संतृप्त तापमान से पर्याप्त उच्च स्तर तक भाप के तापमान में वृद्धि करना है। सुपर हीटर में वाष्प के ताप में वृद्धि होता है, लेकिन वाष्पदाब नियत रहता है। तापीय शक्ति संयंत्र में संघनित्र ही एक ऐसा अंग है जिसमें वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन बॉयलर के आधार के पास लगा होता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन चिमनी के निचले हिस्से के पास होता है। वाष्प शक्ति संयंत्र की सर्वांग दक्षता 29% होती है। एक तापीय शक्ति संयंत्र की तुलना में एक पन बिजली संयंत्र लाभ यह है कि इसकी प्रचलित कीमत कम होती है। हाइड्रोग्राफ क्रोनोलॉजिकल लोड वक्र के समान होता है। एक पेन स्टॉक एक पन बिजली स्टेशन में टरबाइन तथा डैम के बीच एक नाली की तरह प्रयोग किया जाता है। एक उच्च शीर्ष पन बिजली संयंत्र में पेन स्टॉक में पानी की बहने की गति का दर लगभग 7 मीटर पर सेकंड होता है। सर्ज टैंक शब्द उच्च शीर्ष पर पन बिजली संयंत्र से संबंधित है। एक सर्ज टैंक का कार्य पेन स्टॉक पाइप में वाटर हैमर दाब कम करना है। वाटर हैमर की समस्या पेन स्टॉक में होती है। ब्लफ टरबाइन एक कम शीर्ष अच्छी प्रवाह टरबाइन है। पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग उच्च शीर्ष तथा कम विसर्जन के लिए किया जाता है। प्रतिक्रिया टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग द्रव के प्रवाह की दर को बढ़ाना है। फ्रांसिस टरबाइन और रनर में ब्लेडों की संख्या सामान्यतः 16 से 24 के क्रम में होती है। प्रवाह अवधि वक्र की सहायता से निश्चित समय अवधि में अपवाह के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। बेस्ड लोड में विद्युत लोड सामान्यतः लोड वक्र के आधार पर केंद्रित रहता है। बेस लोड प्लांट संयंत्र के लोड फैक्टर हमेशा उच्च होते हैं। अब देखिए, पीक लोड संयंत्रों का लोड फैक्टर मूल लोड संयंत्रों की तुलना में कम होता है। अपवाह नदी संयंत्र को मूल भार या शिखर भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पंप स्टोरेज संयंत्र सामान्यतः शिखर भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डैम जल शक्ति संयंत्र के कार्यकारी शीर्ष को बढ़ाने में सहायक होता है। फोरवे नियंत्रक जलाशय के रूप में कार्य करता है। जल स्रोत से टरबाइन तक पानी पहुंचाने वाले बड़े व्यास की पाइप लाइन को पेन स्टॉक या अवधारक नल कहते हैं। उच्च शीर्ष पर चलने वाले टरबाइन अच्छी प्रवाह आवेगी टरबाइन होते हैं, जैसे पेल्टन व्हील। ये टरबाइन 200 से 2000 मीटर शीर्ष पर कार्य कर सकते हैं। मध्यम शीर्ष पर चलने वाले टरबाइन अंतर्मुखी त्रिज्या प्रवाह एक्सियल रेडियल फ्लो प्रकार के होते हैं, जैसे फ्रांसिस टरबाइन। ये टरबाइन 30 से 150 मीटर शीर्ष पर कार्य कर सकते हैं। निम्न शीर्ष पर चलने वाले टरबाइन अच्छी प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन होते हैं, जैसे कि कपलान टरबाइन। ये टरबाइन 30 मीटर से कम शीर्ष पर कार्य करते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई लगभग 1.66 × 10⁻⁻27 के बराबर होता है। एक केजी प्राकृतिक यूरेनियम 5000 किग्रा पर कैलोरी के समतुल्य ऊर्जा देती है। न्यूक्लियर श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया में प्रत्येक न्यूट्रॉन कम से कम एक न्यूट्रॉन के विखंडन से उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम 233 समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 के विखंडन से 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रेफाइट का प्रयोग मॉडरेटर की तरह किया जाता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में बोरान तथा कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है।
न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारी जल का प्रयोग शीतलक तथा मंदक दोनों तरह से किया जाता है। एक न्यूक्लियर का रिफ्लेक्टर बेरिलियम का बना होता है। गैस शीतलक रिएक्टर CO2 और हीलियम का प्रयोग शीतलक की तरह तथा ग्रेफाइट का प्रयोग मॉडरेटर की तरह किया जाता है। एक सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर में सोडियम शीतलक की तरह तथा ग्रेफाइट मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 931.4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य होता है। वह कण जिसका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार पर भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। डीजल इंजन का आकार 75 से 3750 किलोवाट तक उपलब्ध है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात 15 से 20 के पास में हो सकता है। एक डीजल इंजन की वायु मानक दक्षता संपीड़न अनुपात पर निर्भर करती है। डीजल इंजन के केस में ताप दक्षता 30 से 40% के पास में होती है। आदर्श डीजल चक्र में कार्यकारी पदार्थ वायु होता है। डीजल इंजन में दहन के लिए वायु तथा ईंधन का अनुपात 15:1 की आवश्यकता होती है। एक डीजल इंजन में ईंधन का अंतःक्षेपण 90 से 130 किग्रा पर सेकंड स्क्वायर के दाब पर होती है। एक डीजल इंजन सिलेंडर में विकसित अधिकतम तापमान का परास 2000 से 2500 अंश सेल्सियस तक होता है। डीजल तेल का ऊष्मीय मान 10,000 किलो कैलोरी पर केजी होती है। डीजल इंजन द्वारा छोड़े गए शीतल जल का तापमान 70 अंश सेल्सियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डीजल इंजन में ईंधन का दहन इंजेक्टर के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है। डीजल इंजन प्रथम चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। भारत में डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन का ऑक्टेन मान 40 से 45 होता है। गैस टरबाइन बृहद रूप से एयरक्राफ्ट में प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट मुख्यतः प्राकृतिक तथा द्रवयुक्त पेट्रोलियम युक्त ईंधन का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन का ब्लेड उच्च निकेल मिश्र धातु का बना होता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट का दाब 5 से 6 होता है। गैस ईंधन का ऊष्मीय मान 1000 अंश सेल्सियस होता है। गैस ईंधन का ऊष्मीय मान लगभग 30 किलो जूल पर लीटर होता है। डीजल पावर प्लांट की तुलना में गैस टरबाइन पावर प्लांट की संपूर्ण ताप दक्षता कम होती है। एक गैस टरबाइन पावर प्लांट सबसे ज़्यादा पीक लोड के लिए उपयुक्त होता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाने के लिए कंप्रेस्ड एयर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, गैस टरबाइन मुख्यतः ब्रेटॉन चक्र पर कार्य करते हैं। गैस टरबाइन ब्रेटॉन चक्र पर कार्य करता है। गैस टरबाइन संयंत्र की दक्षता भाप शक्ति संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। बंद चक्र गैस टरबाइन का क्रिया चक्र जूल चक्र पर आधारित होता है। एक एमएचडी जनरेटर में चालक द्रव पदार्थ अथवा गैस का बना होता है। एमएचडी जनरेटर में विकसित धारा के प्रति डीसी होती है। एक एमएचडी जनरेटर का आउटपुट पावर प्रति इकाई आयतन की चालकता मैग्नेटिक क्षेत्र के सामर्थ्य के वर्ग की तथा द्रव की गति वर्ग के समानुपाती होती है। एमएचडी जनरेटर में कार्यकारी तरल में सीडिंग पदार्थ डालने पर गैस की चालकता में वृद्धि होती है। एमएचडी जनरेटर में प्रयोग होने वाला सीडिंग पदार्थ सामान्यतः पोटेशियम होता है। एक एमएचडी जनरेटर में सीडिंग पदार्थ का वाष्पन भी बहुत संभवतः कम होना चाहिए। एमएचडी उत्पादन की अवधारणा ज़्यादातर वाहिनियों में गैसों की चालकता पर निर्भर करती है। सोलर सेल की दक्षता 18 से 22% तक होती है। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल का विभव 0.5 से 1 वोल्ट होता है। सोलर सेल का आउटपुट 1 वाट होता है। उपग्रह के लिए ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होता है। फ्यूल सेल की परिवर्तन क्षमता 65% तक होती है। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को कम वोल्टता की निर्दिष्ट धारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बायोगैस में मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अशुद्धि के साथ सम्मिलित होती है। बायोगैस के उत्पादन का मुख्य स्रोत गाय का गोबर, सड़े गले पदार्थ आदि होता है। बायोगैस पावर प्लांट ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा उपयुक्त होता है। एक चमकीली धूप वाले दिन में सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा लगभग 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। एक सोलर संग्राहक का कार्य सोलर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तन करता है। एक फ्लैट प्लेट संग्राहक लगभग 90 अंश सेल्सियस तापमान तथा 80 से 85% क्षमता का होता है। सिलेंड्रिकल परवलय संग्राहक के द्वारा प्राप्त तापमान 200 से 300 अंश सेल्सियस के क्रम में होता है।
एक पायरोमीटर का प्रयोग सूर्य के विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। छोटे पावर प्लांटों में पवन शक्ति का प्रयोग उपयुक्त होता है। अब देखिए, भूतापीय ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ज्वारीय शक्ति संयंत्र में प्रतिवर्ती प्रकार के टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। एक भूतापीय क्षेत्र सूखी भाप, गीली भाप, गर्म पानी कुछ भी रूप में हो सकती है। भूतापीय भाप तथा गर्म जल में H2S, CO2, NH3 तथा रेडान गैस होती हैं। एक ईंधन सेल में कैथोड हाइड्रोजन का बना होता है। एक ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा का 5 से 10% ही बायोमास ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ईंधन लकड़ी में ऊर्जा घनत्व 16 से 20 मेगाजूल पर केजी होता है। बायोगैस संयंत्र में स्लरी का pH 6.5 से 8.5 तक रखा जाता है। चारकोल में कार्बन 70 से 80% तक होता है। पवन चक्की में साधारणतः 12 पंखे लगे होते हैं जो हवा से घूमते हैं। प्रोड्यूसर गैस से 19% CO, 18% H2, CH4, 11% CO2 तथा CaCO2 होता है। भूतापीय ऊर्जा का औसत तापमान 10 किलोमीटर की गहराई पर 200 अंश सेल्सियस होता है। सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना 1.5 मीटर हेड पर भी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। माइक्रो हाइड्रो परियोजना 0 से 100 किलोवाट, मिनी हाइड्रो परियोजना 1 से 2 मेगावाट, लघु हाइड्रो परियोजना 2 से 2.5 मेगावाट। भारत में सबसे ज़्यादा पावर का उत्पादन ताप शक्ति संयंत्र द्वारा होती है। एक मध्यम आकार के भाप शक्ति संयंत्र में विद्युत पावर का उत्पादन 11 किलोवोल्ट की दर से होता है। बेस लोड प्लांट के लिए जनरेटर सामान्यतः अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन होती है। एक लोड वक्र लोड तथा धारा के बीच खींचा जाता है। सूर्य से कुल विकिरित सौर ऊर्जा का केवल 5×10⁻⁹ भाग ही पृथ्वी पर आता है। चमकीली धूप में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा विकिरित ऊर्जा होती है। ज्वार भाटों के उत्पादन में सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा का सहयोग अधिक रहता है। फ्यूल सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH से भरे बंद बर्तन में रासायनिक तरीके से निर्मित कार्बन के 2 खोखले तथा छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब देखिए, फ्यूल सेल की कन्वर्जन एफिशिएंसी लगभग 65% होती है। समुद्री तापांतर के प्रकार के बिजली घरों को वोल्टेइक बिजली घर कहते हैं। सौर सेलों का उपयोग करके अंतरिक्ष यानों के लिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फ्यूल सेल की दक्षता 20 से 40% तक होती है। ताप विद्युत युग्म सीबेक प्रभाव पर कार्य करते हैं। वह पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान करे ऊर्जा कहलाती है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि विद्युत परमाणु ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। सूर्य, पवन, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कूड़ा करकट इत्यादि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग जल निकासी, विद्युत उत्पादन आदि में किया जाता है। बायोगैस मुख्य घटक मीथेन होता है। भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कोल्ड स्टोरेज प्रचालन तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में ऊष्मीय ऊर्जा का विशाल भंडार है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत समय के साथ नष्ट होने वाले साधन होते हैं, जबकि अपारंपरिक स्रोत नष्ट न होने वाले साधन होते हैं। जो पदार्थ दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। ईंधन के दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा कैलोरीफिक मान कहलाता है। उसका ठोस ईंधन को कैलोरीफिक मान कम होता है। LPG, CNG, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, हाइड्रोकार्बन गैस, बायोगैस, कोल गैस आदि गैसीय ईंधन हैं। इनका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है। ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसका एक दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है। भारत में विद्युत शक्ति संयंत्रों का संचालन अधिकांशतः नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC द्वारा संपन्न किया जाता है। बॉयलर के अंदर ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करके जल वाष्प तैयार की जाती है, इसलिए इसे भाप जनित्र भी कहते हैं। एक बॉयलर के अंदर सामान्य ताप 27 अंश सेल्सियस तथा सामान्य वजन 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर माना जा गया है। भाप टरबाइन वाष्प ऊर्जा को घूर्णी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि अल्टरनेटर जनित्र इसे घूर्णी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है।
भाप इंजन या भाप टरबाइन में से निकलने वाली ऊष्मा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को एकत्रित करने वाली युक्ति कंडेंसर कहलाती है। बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर का उपयोग किया जाता है। मूल लोड संयंत्र उच्च लोड फैक्टर पर प्रचालित होते हैं। पीक लोड संयंत्र निम्न लोड फैक्टर पर प्रचालित होते हैं। जब जल शीर्ष 30 मीटर से कम होता है तो वह निम्न शीर्ष संयंत्र कहलाते हैं, जबकि 30 से 100 मीटर के जल शीर्ष वाले संयंत्र को मध्यम शीर्ष तथा 100 मीटर से अधिक जल शीर्ष वाले संयंत्र को उच्च शीर्ष संयंत्र कहते हैं। गैस विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र में गैस टरबाइन का प्रयोग प्राइम मूल चालक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में रेडियो विकिरणों का खतरा हमेशा बना रहता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र की रनिंग लागत प्राय जल शक्ति संयंत्र अधिक एवं ताप शक्ति संयंत्र से कम होती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 4760 मेगावाट की क्षमता के साथ वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना नदी पर 1960 मेगावाट की क्षमता वाला कोयना पावर प्लांट देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तमिलनाडु में स्थित 2000 मेगावाट की क्षमता वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर में स्थित भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट की क्षमता वाला है। यह पार्क 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। लद्दाख के पुंगा में देश का पहला जियो थर्मल प्लांट समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर निर्माणाधीन है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 अंश सेल्सियस होता है। एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन की दक्षता 50% होता है।